रेडी स्टार्ट। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे अब तक समाज में पितृ सत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना है। स्टॉप। यह न केवल महिलाओं को राजनीति में आने से हतोत्साहित करता है, अपितु राजनीति के प्रवेश द्वार की बाधाओं की तरह काम करता है। स्टॉप। लेकिन राजनीतिक दलों के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के बावजूद मतदाता के रूप में महिलाओं की भागीदारी 90 के दशक के अंत से उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। स्टॉप। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि चुनावों के विभिन्न स्तर पर महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण किया जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आजादी के 6.5 दशक बाद भी इसमें असमानता क्यों है। स्टॉप पैरा। प्राचीन काल से ही बहुमुखी प्रतिभाओं की धनी महिलाएं दुर्भावनाओं का शिकार होती रही हैं। स्टॉप। परंपरागत रूप से धार्मिक मान्यताओं से ग्रसित हमारे समाज में महिलाएं निश्चित रूप से दुख की पर्याय हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि हमारे नीति निर्धारक मनु का कहना है, बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, युवावस्था में पति तथा बुढ़ापे में पुत्र। स्टॉप। इसलिए स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं है। स्टॉप। मनु की ऐसी मान्यताओं से कूट कूट कर भरा हमारा पुरुष प्रधान समाज जब महिलाओं के हित की बात करता है, तो यह सर्वथा चौंकाने वाली बात प्रतीत होती है। स्टॉप। सच्चाई तो यह है कि महिलाओं को शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि किसी भी क्षेत्र में अब तक उत्थान का अपेक्षित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, और ऐसा केवल हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व में महिलाओं की स्थिति एक समान है। स्टॉप पैरा। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर दो बातें सामने आती हैं। क्या उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और यदि मिलना चाहिए तो क्यों? क्या उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है, और यदि आवश्यकता नहीं है तो क्यों? इस संदर्भ में ध्यातव्य है कि वर्तमान समाज में दो वर्ग हैं, सुधारवादी अथवा विकासवादी तथा रूढ़िवादी। स्टॉप। सुधारवादी वर्ग द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं को राजनीति के साथ अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने से हमारे समाज का पर्याप्त विकास असंभव है। स्टॉप। दूसरी ओर रूढ़िवादियों का मानना है कि महिलाओं के घर से बाहर आ जाने के बाद उसका बुरा प्रभाव परिवार पर पड़ेगा। स्टॉप। ऐसा इसलिए कि हमारी पारिवारिक व्यवस्था में घर को संभालने का दायित्व महिलाओं पर है, और उनके घर के बाहर आने से यह व्यवस्था ही टूट जाएगी तथा समाज के विकास की नींव ही कमजोर पड़ जाएगी। स्टॉप पैरा। यदि सूक्ष्मता पूर्वक देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुधारवादियों और रूढ़िवादियों दोनों के तर्क में सत्यता है, परंतु यह ध्यातव्य है कि क्या महिलाओं को हमेशा
चार दीवारियों के अंदर ही कैद कर रखा जाएगा। तो हमारे समाज में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब महिलाओं ने पारिवारिक दायित्वों को संभालते हुए भी सक्रिय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो भारतीय सभ्यता के इतिहास में सर्वाधिक विकसित समाज संभवतः ऋग्वैदिक काल में ही था। तो इस समय समाज में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, शिक्षा से लेकर राजनीति तक। इस काल में महिलाएं वैदिक ऋचाओं के सृजन से लेकर सभा और समिति जैसी सर्वोच्च राजनीतिक संस्थाओं में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाती थी। पैरा परंतु दुर्भाग्यवश वैदिक काल का ऐसा आदर्श उपस्थित होने के बावजूद हमारे देश में महिलाओं को दबाकर रखने की प्रवृत्ति क्रमशः विकसित होती चली गई। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता कम की जाने लगी। धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते उनके सभी अधिकार छीन लिए गए। उन्हें पुरुषों का भोग्य बना दिया गया तथा मध्यकाल में पर्दा प्रथा के प्रचलित हो जाने के बाद तो उनकी स्थिति और भी बदतर हो गई। वे अपने अधिकारों के लिए किसी प्रकार से आवाज नहीं उठा सकती थी। आवाज उठाने पर उन्हें विविध प्रकार से सताया जाता था। पैरा आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के बाद महिलाओं के लिए एक बार फिर विकास का मार्ग खुला। पाश्चात्य समाज में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से आचरण विचरण का अधिकार मिला और उन्होंने जल्द ही अपनी स्थिति सुधार ली। परंतु उनकी स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। पुरुषों के हाथों की कठपुतली तो वे अब भी बनी हुई है। विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां महिलाओं का 10% प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। इस संदर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि पाश्चात्य देशों में राजनीति में सहभागिता के प्रति महिलाओं में सक्रियता भी नहीं है, क्योंकि वहां राजनीति का स्वरूप ही बहुत अलग है। पैरा महिलाओं को आरक्षण देने की बात सबसे पहले हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने उठाई थी, परंतु अचानक उनकी मृत्यु हो जाने से महिला आरक्षण की बात वहीं की वहीं रह गई। उसके बाद विभिन्न दलों की सरकारें बनी और समय समय पर महिला आरक्षण को संसद में पेश करने की कोशिश की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने सन 1996 में अपने कार्यकाल में इसे लोकसभा में पेश किया और ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए एक ही रात में बहस कर उसे पास कर देने की घोषणा कर दी। उस समय भाजपा की उमा भारती ने नए विवाद को जन्म दिया कि इस विधेयक में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कर दिया जाए। उनके इस विवाद का सभी दलों ने साथ दिया। फिर इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार प्रवर समिति ने संसद के दोनों सदनों में अपना प्रतिवेदन 9 दिसंबर 1996 को प्रस्तुत किया। समिति
इस बात से पूर्णतः सहमत थी कि महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण मिले। उसमें समिति ने मूल विधेयक के लिए आरक्षित सीटें 1/3 से कम नहीं के स्थान पर 1/3 के निकटतम कर दिया जाए। स्टॉप समिति ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए प्रस्तावित कुल 33% से ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। स्टॉप समिति ने सिफारिश की कि इसके लिए सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देने पर विचार करे ताकि उन वर्गों की महिलाओं को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सके। स्टॉप